नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के नए शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं सूबे की सियासत में। और आज आपको बताएंगे कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने AIMIM के साथ चल रही गठबंधन की खबरों पर क्या कहा, तो सपा के विधानसभा चुनाव में 300 पार के दावे की क्या होने वाली है हकीकत, इस पर भी बात करेंगे। और बात JDU की भी होगी, जो बिहार में बीजेपी की सहयोगी होने के बाद भी, यूपी में किसी गिनती में ना होने के बाद भी चुनाव में अकेले ही कूदने की तैयारी में है। और इन्हीं पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मायावती ने कह दिया है 2022 का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगी, एकला चलो की राह पर चलेंगी। क्या मतलब निकाला जाए, क्या तैयारी है फुल फॉर्म में बसपा? देखिए, मायावती के कैंप से अभी कुछ ज़्यादा सिग्नल नज़र नहीं आ रहा। अब उन्होंने किस बात के लिए उन्होंने कहा कि भाई MIM से कोई रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि खबरें चल रही थी, बातचीत भी चल रही थी और MIM यूपी में चुनाव लड़ेगी। ये ओवैसी साहब पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि भाई वो लोग पूरी, जिस तरह से वो बंगाल में भी कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा हैं अब्बास सिद्दीकी, उसके साथ उनका एक तरह से अलायंस नहीं बन पाया। अब हाँ, अब्बास सिद्दीकी वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चले गए। अदरवाइज़ एक अलायंस होता तो उम्मीदवार वहाँ पे होते। बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ के इन्होंने चुनाव जीते, और यूपी के अंदर अच्छे खासे पॉपुलर हैं ओवैसी साहब। उनकी पॉपुलरिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ सवाल बस यही उठता है कि क्या आपकी पॉपुलरिटी और आपका उम्मीदवार इतना मजबूत है कि वो बीजेपी को हरा दे, या फिर एक वोट कटुआ जैसा बन के रह जाए। अगर वो वोट कटुआ बन करके रह जाएगा तो यूपी के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि ओवैसी के नाम पे वो वोट को बांट दें और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। ऐसा तो होगा नहीं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है ओवैसी साहब का कि जो अकेले तो नहीं, लेकिन इनको अगर अपना राजनीतिक जो प्रभाव है वो नॉर्थ इंडिया में बढ़ाना है तो यूपी तो एक बहुत ही बड़ा एक जरिया हो सकता है, और इनको किसी न किसी के साथ हाथ मिला करके जाने में ही फ़ायदा हो सकता है। अब ये खबर उठी है तो इसका मतलब ये है कि ओवैसी साहब भी कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो, उससे वो बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह की खबरें जब चुनाव से पहले आती हैं तो दरअसल इन खबरों के पीछे एक मैसेज होता है। बातचीत नहीं, वो मायावती ने साफ साफ कह दिया कोई बातचीत कुछ नहीं, ये बेकार है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, मैं अकेली लड़ूंगी। मतलब ये स्टोरी इसलिए आई कि ताकि ये सिग्नल चला जाए समाजवादी पार्टी को, ये सिग्नल चला जाए कांग्रेस को कि भाई ओवैसी साहब किसी के साथ भी जा सकते हैं। और मारामारी किस बात की है? यूपी के अंदर ये जो 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं कि किसके पास मुस्लिम वोट जो है एक के वोट के लिए किधर जाए। अब इसीलिए देखिए, कभी कोई राम मंदिर में घोटाला निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, कोई अब तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसका मकसद यही था इस खबर का कि ओवैसी साहब सेंटर पॉइंट बने डिस्कशन के और रास्ता निकले बातचीत। वो बनी गए, भले ही मायावती ने मना कर दिया हो, लेकिन कोई और पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कोई भी अब उन्हें इसका मतलब है कि सारे लोग जो है वो, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं और इसलिए उनका भी मकसद इस चीज़ से सॉल्व होगा कि किसी बड़ी पार्टी के साथ वो हाथ मिलाए, और उन पार्टीज़ का भी फ़ायदा होगा कि आपको एक पॉपुलर मुस्लिम चेहरा आपके पास होगा। तो समाजवादी पार्टी के लिए शायद ये सिग्नल हो कि समाजवादी पार्टी को अगर वहाँ पे चुनाव जीतना है तो मुस्लिम वोट्स तो चाहिए ही। और अगर असेंबली इलेक्शन में होता क्या है कि 10-15 हज़ार वोट भी कोई ऐसी पार्टी जो बीच में आकर के लेकर के उड़ जाए, जिसका कोई जीतने का चांस नहीं है, लेकिन वो वोट काट के निकल जाए, तो जैसे मुस्लिम वोट अगर चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी खुद ब खुद हार जाएगी जी। तो ये रिस्क जो है वो आगे चल करके किस तरह से ये
प्ले आउट होता है, वो किसके साथ गठबंधन करते हैं। लेकिन मायावती के इस बयान से अब आप समझिए, ओवैसी को उन्होंने दरकिनार नहीं किया, उन्होंने फिर से इस बात की पुष्टि की है कि यूपी के अंदर कोई भी मेगा अलायंस नहीं बनने वाला। वो खुद अकेले चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया वो अकेले चुनाव लड़ेगी। अब बच गए कौन? तो कांग्रेस पार्टी। जब ये दोनों ने ही मना कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को भी अकेला लड़ना पड़ेगा। मतलब चार कोणीय मुकाबला यूपी में दिखने जा रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और समाजवादी पार्टी की हम बात करें, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इस वक्त गहमागहमी बनी हुई है। विधानसभा चुनाव में 300 पार का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन पंचायत चुनाव में जिस तरह से उनके साथ खुद खेला हो गया, क्या लगता है उसको देख करके चुनाव की तैयारी में है पार्टी? देखिए, ये जो लोकल चुनाव है, ये जिला पंचायत के अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं, इसका कोई ज़्यादा महत्व असेंबली इलेक्शंस में नहीं होता है पर से। लेकिन आपको, अगर आपकी पार्टी के लोग जिला परिषद के अध्यक्ष हैं तो आपको कार्यकर्ता मिल जाते हैं, आपको मोबिलाइजर मिल जाता है, आपको लोकल लीडर मिल जाता है, तो उसमें आपके प्रचार प्रसार इलेक्शन मैनेजमेंट में तो काफ़ी मददगार वो साबित हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हुआ क्या? अभी तो नतीजे, अभी चुनाव होना बाकी है। लेकिन अभी जब जितना जो नॉमिनेशन हुआ है उसमें मालूम चल रहा है कि 18 लोग, शायद 18 लोग जो है निर्विवाद चुने गए हैं कि कोई दूसरा आदमी आया नहीं। अब वो जो जहां बिना इलेक्शन के विनर डिक्लेयर हो गए हैं 18 में से 17 बीजेपी के, तो ये तो पहले से ही रास्ता वो क्लियर कट बता रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का फ़र्क है। लेकिन यहाँ एक कैविएट है, इसको समझ लीजिए कि इस तरह के चुनाव में हमेशा जिस पार्टी की सरकार होती है उसको बेनिफिट मिलता है, लोग उसी के साथ जाना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि आपने, अखिलेश यादव ने 300 प्लस का जो दावा किया है और जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी अभी काम ज़मीन पे दिख रही है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी हो। अभी सिर्फ सोशल मीडिया या इंटरव्यूज़ या अखबारों के जरिए एक माहौल बनाने की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव को इस वक्त जिस तरह से पिछली बार जब वो चुनाव जीते थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने रथ यात्रा किया था। ये वक्त था उनको लोगों तक जाने का, लेकिन कोरोना एक अलग परेशानी थी, इस वजह से शायद नहीं जा पाए। लेकिन जो भी हो, जनता के बीच में गए बिना 300 का टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा। ये बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी चुनौती उनके साथ। हाँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और नई पार्टी कूद के आ गई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जेडीयू, जहाँ कोई जनाधार नहीं है, कहीं से कहीं तक किसी गिनती में नहीं आती है। अब कह रही है कि 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, वो भी अकेले, जबकि बीजेपी की सहयोगी है बिहार में, लेकिन यूपी में ये सब, इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या करने की कोशिश? देखिए, डेमोक्रेसी में हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये हक है कि वो किसी भी राज्य में चुनाव लड़े। ओवैसी साहब बंगाल में चुनाव लड़ सकते थे, बिहार में लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, दिल्ली में भी चुनाव लड़ चुकी हैं, उनकी पार्टी लड़ चुकी है। वो बाकायदा इन लोगों ने असेंबली इलेक्शन में उम्मीदवार भी दिए थे। तो ये तो चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इम्पैक्ट किसका क्या है ये समझना ज़रूरी है। जेडीयू दरअसल एक अपने आप को सेक्युलर पार्टी के रूप में जनता के सामने पेश करती है। नीतीश कुमार वो जालीदार टोपी पहन करके वो बाकायदा सारा काम करते हैं, जो एक आम जो ट्रेडिशनल सेक्युलर पार्टियां जो करती हैं वही नीतीश कुमार भी करते हैं। अब हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है कि भाई हर जगह जाने का। अब वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी तो कहेगी कि भाई आपका कोई जनाधार है नहीं जी, तो हम क्यों आपसे हाथ मिलाएं। अब क्यों आपको टिकट दें? अगर आपको ऐसे ही चुनाव लड़ना है तो 1-2 सीटों पे आपके कास्ट के, बेसिकली उसको कुर्मी पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। अब ये कहेंगे कि भाई ये तो हमारे साथ अन्याय होगा, हमें और भी सीट चाहिए। तो ये यूपी के अंदर बीजेपी के साथ जेडीयू का जाने का सिचुएशन कम नज़र आ रहा है।
तो अब वो चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ लड़ेंगे? तो नीतीश कुमार का जेडीयू का इन्फ्लुएंस वहाँ हो सकता है जो बिहार और यूपी के बॉर्डर वाले इलाके। अब वहाँ पे पॉपुलेशन, वहाँ पर जो डेमोग्राफी है उसको भी समझना जरूरी है। जेडीयू के एक और बड़े लीडर आते हैं केसी त्यागी, वो वेस्टर्न यूपी से आते हैं। तो ये दो जगह हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी। ये दो वैसे इलाके हैं जो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नीतीश कुमार खुद को सेकुलर कहते हैं। नीतीश कुमार खुद को कहते हैं कि भाई वो नॉर्मल जिस तरह से सेकुलर इंडस्ट्री देश के अंदर में चलती है, वो बाकायदा रोज़ा इफ्तार और जालीदार टोप, वो तमाशा जो है वो करने में विश्वास रखते हैं। तो अगर 200 सीटों पे ये लड़ रहे हैं और वो जगह ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी है और ज़्यादातर सीटों के ऊपर वो मुस्लिम उम्मीदवार देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समाजवादी पार्टी का या उन लोगों का जिनके पास मुस्लिम वोट बैंक जाएगा, उनका वोट कटेगा और वो इधर आएगा। बिल्कुल सही बात। और उसका फायदा मिलेगा बीजेपी इसको फायदा मिल जाएगा बीजेपी को। तो सिर्फ 200 की घोषणा करना और 200 सीटों पे लड़ना और जो आपके कैंडिडेट होंगे उसका क्या रूपरेखा है, कौन लोग हैं जिनको जेडीयू टिकट दे रही है, वो अगर मुस्लिम्स हैं तो वो उधर नुकसान होगा सेकुलर पार्टी को, समाजवादी पार्टी को। तो ये आगे आने वाले वक्त में दिखेगा। वैसे जेडीयू की यूपी के अंदर कोई ज़्यादा कोई साख है नहीं। चुनाव में वो शायद ही एक भी सीट निकाल पाए, हर जगह जमानत भी जब्त हो सकता है क्योंकि पिछली बार भी जब जेडीयू चुनाव में कूदी थी, पहली बार वो ऐसा नहीं कि वो लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव भी बिहार में लड़ते हैं चुनाव, बाकायदा वो सब जगह उम्मीदवार उनके होते हैं। तो वो मुझे याद है कि एक यूपी के चुनाव में प्रचार में चले गए थे शरद यादव, उस समय जेडीयू के बड़े लीडर होते, नेशनल लीडर हुआ करते थे जेडीयू के। तो जब वहाँ पहुँचे तो मालूम चला कि एक भी आदमी वहाँ पर नहीं आया। तो वो अखबार में खबर छपा था कि भाई नेता ज़्यादा और नेता को सुनने के लिए कोई आया ही नहीं। तो ये इस तरह की स्थिति जेडीयू की यूपी के अंदर में है। लेकिन अब देखना होगा कि वो किस तरह के लोगों को वो टिकट दे करके अपना रोल इस चुनाव में जो है वो निभाती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि दंगल अब धीरे धीरे शुरू होने वाला है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पोजीशंस को क्लियर कर रही है। अलायंसेस के लिए बातचीत का दौर अब शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो एक तरफ विधानसभा चुनाव में 300 पार का दावा करने वाली सपा की चुनावी तैयारियों की हकीकत तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में ही सामने आती दिखाई दे रही है। तो जेडीयू पता नहीं क्या सोचकर 200 सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है। लेकिन मायावती ने एमआईएम के साथ गठबंधन की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये भ्रामक और तथ्यहीन खबरें हैं, इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। अब मायावती ने एकला चलो की राह पकड़ तो ली है, लेकिन इसमें आने वाली मुश्किलों से वो कैसे पार पाएंगी ये तो वो ही जाने। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।